सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्ज़िया, मैं हूं लीना लियाज़ और आज के इस प्रोग्राम में टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब। कोयटा से हमारे साथ मौजूद हैं शहजादा जुल्फ़कार साहब जो कि ब्यूरो चीफ़ हैं कोयटा के और बहुत ही सीनियर हमारे जर्नलिस्ट भी हैं। इसके साथ साथ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होंगे अब से कुछ देर बाद राना ताहिर साहब जो कि एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं आने वाले दिनों में उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स में और एक्सटर्नल पॉलिटिक्स में क्या अहमियत होने वाली है, ख़ासतौर पर अगर हम मजहबी जमातों की बात करें। उस हवाले से आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा आज एक बहुत अहम पेशरफ्त हुई है, मुआविन ख़ुसूसी बनाया गया है बलूचिस्तान के हवाले से शाहजैन बुगटी साहब को। वो एक बड़ी अहम पेशरफ्त है क्योंकि बलूचिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल है वो हमारे सामने ही है। इससे पहले भी बहुत दफ़ा कोशिश की गई है कि बलूचिस्तान में जो इंतहा पसंद हैं या जो एक अलग सोच रखते हैं उनसे किसी न किसी तरीके से मुज़ाकरात किए जाएँ और उन्हें एक पेज पर लाया जाए। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि इस वक्त जो एक्सटर्नल पॉलिटिक्स है और ख़ासतौर पर जो रीजनल पॉलिटिक्स है उसमें बहुत सी तब्दीलियाँ आ रही हैं। हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी में बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं। तो जो बलूचिस्तान में स्टेबिलिटी है उसका बड़ा इम्पैक्ट है सी पैक के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, और ये जो हम अहम पेशरफ्त देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द काफ़ी चीज़ों की तरफ इंडिकेट करती हैं। जी समी साहब, आगाज़ करूंगी पहले आपके साथ। मुझे ये बताएं, शाहजैन बुगटी साहब को मुआविन ख़ुसूसी बनाया गया है और कहा गया है कि जो बलोच नाराज़ रहनुमा है उनसे बातचीत की जाए। क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप और कितना आसान होगा मौजूदा गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि इससे पहले भी बहुत दफ़ा कोशिश की गई है लेकिन इस वक्त जो है वो पोलिटिकल सिचुएशन काफ़ी मुख्तलिफ हम देख रहे हैं। तो क्या जो इमरान खान साहब के जहन में चीज़ें चल रही हैं वो अचीव कर पाएंगे? देखिए, नतायज क्या होते हैं किसी चीज के वो तो कहना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन एक चीज हमें समझ में आती है कि प्राइम मिनिस्टर कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से जो भी मामलात हैं उनको सेटल किया जाए। और बलूचिस्तान सी पैक के हवाले से बहुत अहमियत है। और अगर जो बलोच सेपरेटिस्ट या इंतहा पसंद या मिलिटेंट्स या नाराज लोग जो भी हम उनको नाम दें, अगर उनके साथ कोई गुफ्तगू इस तरह की हो सकती है वो एक बड़ी खुशाइन बात होगी। और शाहजैन बुगटी साहब को उसमें इन्वॉल्व करने का मकसद ये लगता है कि जो उसकी ओनरशिप है सारे प्रोसेस की वो वज़ीर-ए-आज़म साहब जो मकामी लोग हैं उनको देना चाहते हैं। एक बड़ा ये जेस्चर है उनकी तरफ से कि जो भी मामलात किए जाएंगे वो ये इस तरह के लोग जो वहाँ पर इन्फ्लुएंस रखते हैं वो कामयाब वो ही इसको हैंडल करेंगे। अब चूंकि शहजाद हैं तो शाहजैन बुगटी साहब कितना इन्फ्लुएंस रखते हैं, क्या वो इस पोजीशन में होंगे कि वो कुछ कर सकें। इट इज रिफ्लेक्टिव के सारा मामला जो है वो कोई और चला रहा है और फेस पे शाहजैन साहब आए हैं। ये जो है शहजादा जुल्फ़िकार साहब जरा थोड़ी रहनुमाई फरमाइए क्योंकि बड़ा अहम इशू है बलूचिस्तान, सी पैक, पाकिस्तान का फ्यूचर, बड़ा ये एक अहम सवाल है। जी शहजादा जुल्फ़कार साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? समी साहब पूछ रहे हैं जो शाहजैन बुगटी साहब है उनका क्या इम्पैक्ट देखते हैं आप उस इलाके में, और वो जो सोच रहे हैं इमरान खान साहब कि वो मुज़ाकरात करेंगे जो भी नाराज़, अगर हम रहनुमा की बात करें या इंतहा पसंदों की बात करें, जिसकी भी बात करें, तो वो किस तरीके से उनके किरदार को आप देख रहे हैं और क्या जो चीज़ें खान साहब के जहन में इस वक्त चल रही हैं स्टेबिलिटी के हवाले से बलूचिस्तान में वो हासिल कर पाएंगे? देखें, इस वक्त तो मेरी मालूमात है कि ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। 2-3 लोगों से बात भी उनको इंगेज किया गया है, 2-3 लोगों को इंगेज किया गया है। और खान साहब की ने ऐसी बात नहीं कही, खान साहब के इल्म में ये है कि तमाम चीज़ें चल रही हैं, लेकिन उन्होंने आकर बलूचिस्तान के सवाल पर आके ये बात करनी थी कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं उनसे बात करूँ। और कल के काबीना के इजलास में ये बात भी हुई है उधर, उनमें भी उन्होंने कुछ लोगों ने मुखालफत की कि आप किन लोगों से बात करेंगे, जो इंडिया जिनको सपोर्ट करता है आप उनसे बात करेंगे। कुछ लोगों ने कुछ कहा, कुछ लोगों ने कुछ कहा, लेकिन ये जो रिपोर्ट आई है जिस पे काबीना की जो मीटिंग है उस पर ब्रीफिंग देते हुए जो फवाद चौधरी साहब ने यही कहा, वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, उन्होंने कहा है कि हम उन लोगों को से बात करेंगे
जो लोगों से इंडिया की तरफ से उनको कोई इमदाद ना मिली हो और वो इंडिया से लिंक ना हो, ये एक उन्होंने बात की है। लेकिन इम्पैक्ट देखें, जो समी साहब बात कर रहे थे, और बात बिल्कुल ठीक है कि ये प्राइम मिनिस्टर आए और प्राइम मिनिस्टर ने आकर कोशिश की है कि यहाँ के लोगों को जो है वो एम्पावर करें और शाहज़ैन बुगटी को इस तरह लाना। अब क्या शाहज़ैन बुगटी जो मैं सुन रहा था सवाल, समी साहब जो सवाल कर रहे थे, क्या क्या वो इफ़ेक्टिव हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, ये वक्त बताएगा। देखिए, डेरा बुगटी तक तो शाहज़ैन बुगटी इफ़ेक्टिव ज़रूर हैं, क्योंकि एक उनके दादा का नाम उनसे जुड़ा हुआ है। दादा का नाम जो है वो कैश भी करते रहे हैं, और दादा के नाम की वजह से जो है मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ में वो बहुत ज़्यादा उनको वहाँ रसाई भी है। और आज भी वो अगर असम्बली में आए हैं तो उसी वजह से आए, उसी पॉलिटिक्स की वजह से आए। छोटे भाई उनके वज़ीर हैं सूबाई हुकूमत में, और यहाँ पर लोकल बॉडीज़ का उनके पास है, इनके पास है। अभी ये अपने, इन पे कभी इल्ज़ाम हुआ करता था कि बरामदा बुगटी से ये को फ़ोन पर बात भी करते हैं और उनके रवाबित उनके साथ हैं। क्या उनको बनाया गया है इसलिए कि वो कम से कम एटलीस्ट दूसरे नाराज़ बलोच या वो जो मज़ामतकार हैं या सेपरेटिस्ट हैं उनसे वो बात करें या ना करें, एटलीस्ट क्या वो बरामदा बुगटी का इत्तेमाद उनके पास है कि वो आराम से जाकर वॉक इन करें उनके फ्लैट में, उनके घर में स्विट्ज़रलैंड में, और जाके उनसे बात कर लें और उनको मना लें या उनको इंगेज करें एटलीस्ट, और उनसे बात करें कि आपके क्या वो मसाइल हैं। दूसरे उनके कज़न हैं जो उनके फूफीजाद भाई हैं, वो हैं आपके बख्तियार डोमकी। तो क्या बख्तियार डोमकी जो हैं वो भी एक आसान वो है कि गवर्नमेंट उनको सोच रही है कि आसान चीज़ों को पहले हल किया जाए, तो क्या वो उन तक कर जाएंगे? अगर ये दो लोगों को भी वो कम से कम मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करते हैं और उनको ले आते हैं, तो मेरे ख्याल में डेरा बुगटी और ये आसपास का एरिया थोड़ा सारा पुरअमन हो जाएगा और लोग उनकी तरफ देखेंगे, और उसके बाद फिर वो जा सकते हैं। लेकिन अगर वो, मेरे ख्याल में अगर बरामदा बुगटी को भी नहीं ला सके, अगर वो बख्तियार डोमकी को भी नहीं ला सके, तो फिर मेरे ख्याल में शायद प्राइम मिनिस्टर का चॉइस जो है वो शायद मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। ये जी समी साहब, दो हम लोगों की बात की उन्होंने। जी बात कीजिए। देखिए, बेसिकली जो एक चीज हमें समझ में आ रही है कि गवर्नमेंट और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ये गुफ्तगू के जरिए मामलात को हल करने का सोच रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर तो इस बात के चैंपियन हैं। उन्होंने जो अफगानिस्तान में ट्रंप को कायल किया कि वो तालिबान के साथ गुफ्तगू करे, और फिर पाकिस्तान ने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके तालिबान को मुज़ाकरात की टेबल पर लाके बिठाया। तो अब पाकिस्तान में आपने पता है आपको भी कि कश्मीर की डिप्लोमेसी एक हुई है, उसका भी हाई प्रोफाइल ब्रीफिंग में जिक्र किया गया कि जनाब ये हो रही है, और इंडिया ने खुद इनको इसने शुरू किया है और गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो निकला है। और इसी तरह अब ये बलूचिस्तान के जो ग्रुप्स हैं उनके साथ ये इस तरह की गुफ्तगू, ये जो वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं बात करने का सोच रहा हूँ, बेसिकली बात ये शहजादा साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि गुफ्तगू हो रही है, और वज़ीर आज़म साहब ने जिस वक्त इस बात का इंडिया दिया है तो ऐसा लगता है कि कोई 70-80% काम इस हवाले से हो चुका है, और जो है वो उसमें लाए जा रहे हैं प्रोसेस में, ताकि ये प्रोसेस जो है उसको क्रेडिबिलिटी मिले और फिर एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मैसेज जाए पाकिस्तान के अपोनेंट्स को, और पाकिस्तान के अंदर भी के मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो अब अगर सवाल में वैसे ज़मीनन ये इसमें मैं इसके साथ जोड़ता हूँ कि अगर हुकूमत समझती है और तमाम जो मामलात हैं उनको गुफ्तगू के जरिए वो हल कर रही है, चाहे कश्मीर का मामला है, चाहे बलूचिस्तान का मामला है, चाहे ये अफगानिस्तान का मामला है, तो फिर पाकिस्तान के अंदर भी अपोजिशन के साथ भी मुज़ाकरात करने चाहिए हुकूमत को, और इनके साथ भी अपने मामलात को सेटल करना चाहिए, जो डिस्प्यूट्स हैं, जो इश्यूज हैं जिन पर अगर कोई प्रॉब्लम है। इसी तरह बैग का मामला है, अगर आप हर से तैयार हैं तो पाकिस्तान के अंदर आप उनसे भी बात कर सकते हैं, और एक पाकिस्तान के अंदर अगर कोई शोरश होने वाली है, कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप रोक सकते हैं। तो ये सोच अच्छी है, लेकिन इसका ये जो ये इट शुड बी रिफ्लेक्टिव और इन एवरी एस्पेक्ट ना,
जहाँ जहाँ कोई ग्रुप है फिर उसके साथ गुफ्तगू होनी चाहिए, इसमें सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए। और कुछ के साथ आप ताकत का इस्तेमाल करें, कुछ के साथ आप गुफ्तगू का इस्तेमाल करें। तो अगर आप कर रहे हैं निगोशिएशन तो मुझे लगता है कि राइट स्टेप, और आप जो दूसरे ग्रुप्स हैं डोमेस्टिक उनके साथ भी आप गुफ्तगू करें, यही मामला जो है ये सुलह की तरफ लेके जाएगा। जी राना साहब, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे शाहज़ैन बुख्ती के हवाले से? लेकिन शहजादा साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा शाहज़ैन बुख्ती साहब या जितने भी इस हवाले से बात की जा रही है वो एक ट्राइब, एक स्पेसिफिक एरिया तक तो इम्पैक्ट डालेंगे, लेकिन आपको नहीं लगता कि आने वाले दिनों में अगर हमने बलूचिस्तान में स्टेबिलिटी लेकर आनी है और चीज़ों को बेहतर की तरफ लेकर जाना है तो बाकी जो कबाइल हैं उनके भी जो लोग हैं अहम जो नुमाइंदगी कर रहे हैं उन्हें शामिल करना पड़ेगा? देखिए अलीना, बात यह है कि शहजादा साहब और समी साहब ने जो गुफ्तगू की है वो काफ़ी हद तक दुरुस्त है। बात बलूचिस्तान की एक अपनी हैसियत है, वहाँ पे जो कबायली रवायात हैं और मुख्तलिफ़ कबाइल जिस तरीके से अपना असर और रसूख रखते हैं वो एक हकीकत है। बात सिर्फ ये है कि मुज़ाकरात जो है वो बहुत अच्छी बात है। किसी भी मामले का हल मुज़ाकरात ही होते हैं। कभी कोई कहीं दो मुल्कों की जंग भी हो तो वो भी बिलाखिर मुज़ाकरात के नतीजे में ही मामला तय पाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं मुल्क की सालमियत से जुड़ी हुई, जहाँ पे फैसला करते वक्त बहुत कुछ देखना पड़ता है। अब मैं आपको बलूचिस्तान की एक पुरानी तारीख है। बलूचिस्तान में जब भुट्टो साहब मरहूम के दौर में पहली बार फौजी ऑपरेशन किया गया तो उस वक्त की अपोजिशन ने उसकी मुखालफत की। फिर जनरल ज़ियाउल हक साहब इक़्तिदार में आए, भुट्टो साहब ने अताउल्लाह मैंगल, वली खान और दीगर इनके कायदीन जो थे नैब के, उनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा बना के हैदराबाद ट्रिब्यूनल बनाया। जब जनरल ज़ियाउल हक साहब आए तो उन्होंने PNA की लीडरशिप के कहने पर उनके खिलाफ तमाम मुकदमात वापस लेकर उनको रिहा कर दिया। अब उस इकदाम के नतीजे में क्या वो कौमी धारे में आ गए? देखने की बात यह है कि जनरल ज़ियाउल हक की तरफ से जो इतना बड़ा मैसेज दिया गया कि जो पाकिस्तान के एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उनके खिलाफ गद्दारी के मुकदमात बनाए थे, वो एक फौजी हुक्मरान ने आकर वापस लेकर उन्हें कहा कि आए आप कौमी धारे में आ जाएं, तो उसके बाद वो कौमी धारे में आए। उसके बाद अताउल्लाह मैंगल साहब के साहबजादे अख्तर मैंगल साहब सूबा बलूचिस्तान के वजीर आला भी रहे। नवाब अकबर भुट्टी साहब भी बलूचिस्तान के वजीर आला रहे। ये सारा जो चीज़ें हैं इनको सामने रखते हुए फैसले करने चाहिए। ये इस तरीके से जो देखें बाज़ चीज़ें होती, बातचीत होनी चाहिए। जो लोग कौमी धारे में आना चाहते हैं बड़ी अच्छी बात है, वो आएँ, उनको आप इंगेज करें, लाएं। लेकिन इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे एक बंदा कराची का लंदन में बैठा हुआ है, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनसे आप ये कहें सोचें कि बलूचिस्तान में भी उस तरह की कुछ चीज़ें मौजूद हैं। वो कौमी धारे में आना चाहेंगे कि नहीं? वो रियासत को उनके साथ उसी तरीके से निपटना होगा जिस तरीके से निपटा जाता है। तो ये सारे पहलू सामने रखते हुए, और जो समी साहब ने बात की है कि अपोजिशन से भी मुज़ाकरात किए जाने चाहिए, तो वो तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे प्राइम मिनिस्टर ने दावत दी है अपोजिशन को कि आए, आप बातचीत करें, बैठें, ये सिलसिला चलना चाहिए। अच्छा शहजादा साहब, आपने राना साहब को सुना है, वो कहते हैं कि ठीक है जो लोग बात करना चाहते हैं उनसे तो बातचीत हो सकती है, लेकिन जो लोग बातचीत नहीं करना चाहते उनके खिलाफ सख्त ऑपरेशन करना चाहिए, या जो भी इकदाम आप करना चाहते हैं वो करें। अब जैसे कि आपने एक और बात की, जब आपने बात का आगाज़ किया तो आपने कहा कि जो फवाद चौधरी साहब हैं उन्होंने कहा कि जी रिपोर्ट आई है कि अब इंडिया से कोई फंडिंग नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं ऐसी एक तासुर आता है, बहुत से लोग ये समझते हैं कि बलूचिस्तान में जो चीज़ें हैं वो बहुत स्टेबल हो चुकी हैं सिक्योरिटी के हवाले से, और जो नेटवर्क्स थे, जो हिडन नेटवर्क्स थे जहाँ पूरे पाकिस्तान में या कहीं पर भी हो या बलूचिस्तान में हो, उनको भी जो है वो फिगर आउट करके उन्हें ख़त्म किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि चीज़ें जो है वो रियासत ऑलरेडी अपना किरदार जो है वो, जैसे कि आपने कहा कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो अब से बातचीत नहीं हो रही, पहले से बातचीत हो रही है, अब जाके चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। इसी तरीके से रियासत ने भी इस हवाले से जो है वो काम करना शुरू कर दिया, और ये एक बहुत अहम इम्पैक्ट हो सकता है इस हवाले से। आप क्या कहते हैं? देखिए ना, कभी जब बातचीत होती है तो उसमें बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप उसको अया नहीं कर सकते हैं, और आप उसको कोशिश करते हैं कि उसको मख्फी रखें, और तमाम चीज़ें जब किसी हद तक वो पहुंच जाता है फिर आप उसको खुद ही जो है आश्कार करना शुरू कर देते हैं, या उसको आप ओपन करना शुरू कर देते हैं। तो ये तो है। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक राना साहब कह रहे हैं, देखिए जिन्होंने बात नहीं करनी है उनसे तो बात करने का फ़ायदा भी नहीं।
लेकिन आप क्योंकि खुद गवर्नमेंट और रियासत जो है वो कोशिशें करती है कि उन लोगों को एक्सपोज करे कि जिनके अपने अज़ाइम हैं, जिनका अपना एजेंडा है, या जिनका एजेंडा कोई और जो है वो उसको देख के उनको इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, वो आपने लोगों को बताना है, बलूचिस्तान के लोगों को बताना है। हमने इनसे बात की, ये इस पर मानते नहीं है। मुल्की शामलियत ये कभी हो नहीं सकता कि आप किसी ऐसे बंदे से बात करें कि जो आए और वो यहाँ लैंड भी कर जाए, आप उसको जगह भी दे दें और वो कहे कि मैं तो पाकिस्तान तोड़ना चाहता हूँ। हो नहीं सकता, क्योंकि पहले भी जितनी बातें हुई हैं सब ये बातें इसी तरह हुई हैं कि माइनस सेपरेशन इंडिपेंडेंस, माइनस कोई सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज, और ये माइनस मुल्क की सालमियत के ऊपर कोई बात करना, ये माइनस। अब आके आपकी बात क्या है कि जी आपके साथ ज्यादती हुई है, आपके लोगों के साथ ज्यादती हुई है। ग्वादर पोर्ट में आप क्या चाहते हैं कि लोगों को या जो मकामी आबादी को शेयर आप दे दें, स्टेक होल्डर उनको बना दें, ये बात हो सकती है। आपके साथ ज्यादती हुई है, आपके ट्राइब के लोगों के साथ ज्यादती हुई है, जनरली बलूचिस्तान के साथ, बलूचों के साथ, बलूचिस्तानियों के साथ कुछ ज्यादती हुई है, उसके मदावा है। उसके लिए हम क्या रास्ते करेंगे, ये हम टाइम फ्रेम है उसके साथ रखते हैं और सारा कुछ होता है। मिसिंग पर्सन का मसला है, प्राइम मिनिस्टर पहले ही जो है अख्तर मेंगल के साथ, जो BNP मेंगल हैं, उनके साथ जो है वो एक उसमें थे जी। मेरे ख्याल में शहजादा जुल्फ़िकार साहब के साथ जो हमारा कनेक्शन है वो फ़िलहाल के लिए वो मुनक़ता हुआ है। समी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। अच्छा, ये जो मजहबी जमातें हैं समी साहब, आप आने वाले दिनों में इनका क्या किरदार देखते हैं जो हमारी रीजनल पॉलिटिक्स है? अगर आप बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स पर बात करना चाहें तो मेरे अगले सवाल का जवाब दीजिएगा। देखिए, मैं पहले जरा ये जो बात अभी हो रही है इसमें जो बलूचिस्तान के अंदर जो गुफ्तगू का आगाज हुआ है ये जो इंतहा पसंद है उनके साथ, और इस वक्त जो ओवरऑल डिप्लोमेसी हो रही है पाकिस्तान की तरफ से, वो सारी कनेक्टेड है। कश्मीर के साथ हवाले से, यानी भारत के साथ जब जो ट्रैक 2 शुरू हुआ तो उसमें मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये बात भी हुई कि जो तमाम जो मामलात हैं उनको गुफ्तगू के जरिए तय अगर करना है तो पहले CBM में ये जो इस तरह के ग्रुप्स हैं, अगर कोई कश्मीर के अंदर कोई ग्रुप अगर चल रहा है तो पाकिस्तान उसकी वो जो अगर वो कोई मिलिटेंट ग्रुप है तो उसकी हमायत से बाज आएगा। और इसी तरह बलूचिस्तान के इलाके में जो ग्रुप भारत की बैकिंग से काम कर रहे हैं उनको बैकिंग भारत की खत्म होगी तो वो भी मामला जो है वो काम में आएगा। तो क्योंकि ये ओवरऑल निगोशिएशन हो रही है और इस तरह के जो ग्रुप्स हैं वो जब तक कोई बड़ी ताकत उनकी बैकिंग में ना हो वो नहीं कर सकते। और फिर इनकी जो बलूचिस्तान के जो ग्रुप्स थे, इनकी जो पनाहगाहें थी वो अफगानिस्तान में थी, क्योंकि ट्रेडिशनली अफगानिस्तान का रूस के हवाले से जो रिलेशनशिप है भारत के साथ बहुत बेहतर था। जिस चीज का राणा साहब ने हवाला दिया 70s में जो ऑपरेशन हुआ, जियोग्राफिकल हालात बहुत मुख्तलिफ थे। यहाँ से जो बलूचिस्तान के अंदर जो लोग लड़ते थे वो अपने आप को बचाने के लिए पहाड़ों में अफगानिस्तान के अंदर चले जाते थे। अब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान मौजूद है और पाकिस्तान अब इस वक्त जो पोजीशन और जो स्टैंड लिया है वो तालिबान उनके दोस्त हैं। इसके अलावा जो आपका सवाल है मजहबी जमातों के हवाले से और चाइना के किरदार के हवाले से, उसमें भी आपको इसका जवाब मिलेगा कि शायद अब ये जो इंतहा पसंद है ये उस तरीके से जाना और बलूचिस्तान अफगानिस्तान के अंदर रहना और फिर आके पाकिस्तान में कार्रवाई करना उनके लिए भी इतना आसान नहीं है। तो ये जो ओवरऑल निगोशिएशन हो रही है ये कनेक्टेड है और उसके नतीजे में जो वहां पर ग्रुप्स हैं वो भी ये समझेंगे कि अब क्योंकि माजी की तरह की सपोर्ट नहीं मिल रही तो इट इज बेटर कि वो पाकिस्तान की अगर हुकूमत उनके लिए विंडो खोल रही है, दरवाजे खोल रही है, तो वो वापस में अपने लिए कोई ना कोई इक़्तिदार हासिल कर ले और अब शायद उनका मुस्तकबिल यही है। तो इसलिए ये जो कुछ भी हो रहा है ये बड़ा सिग्निफिकेंट है और ये एक मेजर डिसीजन है पाकिस्तान का। मैंने इसलिए कहा कि जब अपोजिशन से गुफ्तगू की बात की तो राणा साहब ने कहा कि वो फ्लोर ऑफ द हाउस पर बात हो चुकी है। ये मुझे लगता है कि इससे जो इस वक्त हालात हैं हमें फ्लोर ऑफ द हाउस से आगे बढ़ना चाहिए। अभी तक वज़ीर-ए-आज़म किसी ऐसी जगह पे जाने के लिए तैयार नहीं है जहां पर अपोजिशन बैठे हो, वो अपोजिशन से बात करने के लिए तैयार नहीं है।
और अभी आने वाले दिनों में इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और पता नहीं क्या क्या तय करना है लीडर ऑफ द हाउस ने और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने, तो उसके लिए जो अप्रोच इन ग्रुप्स के साथ अपनाई गई है बेहतरी के लिए, पाकिस्तान के अंदर अगर सियासतदानों से भी वो अपना ली जाए तो वो बहुत, मुझे लगता है कि वो बेहतर है। अब आपका सवाल है कि पॉलिटिकल जो रिलीजियस पार्टीज हैं उनका क्या रोल होगा। तो बात यह है कि कल आपने जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की वो जो तकरीब थी जिसमें दुनिया के सरबराहान ने भी शिरकत की कई, और उसमें आपने मौलाना फजलुर रहमान को देखा, उन्होंने वहां पर खिताब भी किया, जमात इस्लामी की रिकग्निशन भी आपने देखी, मौलवी की पार्टिसिपेशन भी देखी। तो जो रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खास तौर पर वो पार्टीज जो किसी न किसी तरीके से माजी में जो आम स्ट्रगल रही है उसमें शरीक रही है, तो उनका किरदार जो है वो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा वो आने वाले वक्तों में बड़ा अहम होगा। मौलाना फजलुर रहमान की अहमियत, तालिबान की जो बर्थ हुई वो मौलाना समीउल हक, मौलाना फजलुर रहमान, उसमें उनका मेन वो किरदार था। और अब जो अफगानिस्तान के अंदर जो खबरें आ रही हैं कि चाइना का एक बड़ा एग्रीमेंट हुआ है तालिबान के साथ, और मौलाना फजलुर रहमान कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की वो जो तकरीब है उसमें बैठे हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा अहम रोल है। और माजी में जो ताकतें, जब अफगानिस्तान के अंदर रशियन इन्वेजन हुआ था, जो रिलीजियस फोर्सेस अमेरिका के साथ आ गई थी, पाकिस्तान ने उनको इस्तेमाल किया और रशिया को डिफीट हुई। अब वो सारी की सारी ताकतें अमेरिकन ऑक्यूपेशन के खिलाफ वो चाइना और यानी चाइना के साथ वो काम करती हुई नजर आ रही हैं। और चाइना इसलिए बहुत इफेक्टिव है कि जो CPEC है, ज्वाइंट इनिशिएटिव है प्रेसिडेंट शी का, अगर अफगानिस्तान के अंदर अमन नहीं होता तो वो सारे का सारा जो इनिशिएटिव है वो उसके कोई किसी को फायदा और नहीं नजर आता और वो फेल होता हुआ नजर आता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, और मुझे लगता है कि ये जो रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनका बड़ा अहम रोल बनता हुआ हमें नजर आ रहा है। और इस बात का अंदाजा कल की जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की वो जो इजलास था जिसमें प्रेसिडेंट शी ने खिताब किया, प्राइम मिनिस्टर इमरान ने भी खिताब किया, और वहां पर उनकी मौजूदगी जो है ना वो इस बात की तस्दीक करती है। जी अन्ना साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जो पॉलिटिकल पार्टीज और उनके किरदार के हवाले से उन्होंने बात की, और समी साहब ने एक और भी बात की है कि इमरान खान साहब को बेसिकली ने प्रैक्टिकली जो अपोजिशन है उसको साथ लेकर चलना चाहिए अगर वो रीजन में और इंटरनल स्टेबिलिटी चाहते हैं। क्योंकि जैसे कि अभी समी साहब ने इशारा किया है कि जो जितना भी तालिबान का दौर, उसमें मौलाना साहब का जिस तरह का किरदार का उन्होंने जिक्र किया, अभी भी अगर हमें स्टेबिलिटी इंटरनल या एक्सटर्नल चाहिए तो इन जमातों के बगैर, अपोजिशन के बगैर या मजहबी जमातों के बगैर तो हम चल ही नहीं सकते। लेकिन उसके लिए खान साहब को थोड़ा सा काम डाउन होना पड़ेगा और खुद हाथ बढ़ाना पड़ेगा। तो इज ही रेडी? देखें, हाथ बढ़ाने की बात जहाँ तक अलीना है वो तो हुकूमत को ही बढ़ाना होता है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन मैं जो बात अर्ज कर रहा हूँ कि खान साहब कहते हैं कि भाई आए आप बातचीत करें, वो अपोजिशन के साथ बातचीत करना चाहते हैं। उन्होंने अपोजिशन को अपने कुछ जो वो लेजिस्लेशन करना चाहते हैं उस हवाले से अपनी तजावीज़ जो हैं वो भी अपोजिशन को हुकूमत ने भेजी हुई हैं, उसका भी अपोजिशन वाले ना कोई जवाब दे रहे हैं, ना उस हवाले से कोई इनकी बातचीत हो रही। बातचीत होनी चाहिए, ये जमहूरियत में बातचीत की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। इख्तलाफ राय अपनी जगह होता है, लेकिन जो मामलात ख़ास तौर पे कौमी मामलात होते हैं उस पर अपोजिशन और हुकूमत में डायलॉग बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ तक मजहबी जमातों का ताल्लुक है तो एक ये भी हकीकत है कि मजहबी जमातों की अब पाकिस्तान में वो हैसियत नहीं रही जो आज से 20-25 साल पहले थी। ठीक है, मजहबी जमातों ने जिस तरीके से इक़्तिदार की जंग में अपने आप को एक्सपोज किया, उसके नतीजे में अब उन्हें वो अवामी तईद और हमायत हासिल नहीं है जो इन्हें 20-25 साल पहले हासिल होती थी। जी, मौलाना साहब अभी भी जलसा करते हैं तो लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो आती है, फिर हमने तहरीक मौलाना को भी साहब देखा जलसा कि लोगों की एक बड़ी तादाद जो है अलीना ये जलसियां हैं जो जलसे होते हैं, मसाइल नहीं थे। आप 77 से पहले के जलसे देखें, आबादी भी मुल्क की कम थी, इससे कई गुना बड़े। इस सवाल का जवाब जो आप एक राय रखते हैं, इस राय का जवाब मैं लेना चाहूंगी शहजादा जुल्फकार से और समी साहब से, लेकिन प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक है। जब ब्रेक से वापस आते हैं इसी पर बात करते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी शहजादा साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। मुझे ये बताइएगा, जैसे कि समी साहब ने बताया कि एक आर्टिकल आया है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जी चाइना का और तालिबान का जो है वो मुआहिदा हो गया है कि अफगानिस्तान में चीज़ों को आगे किस तरीके से लेकर चलना है, स्टेबिलिटी कैसे लेकर आनी है। बल्कि यहाँ तक भी बात की गई है कि अगर खुदा न खास्ता आने वाले दिनों में अफगानिस्तान में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं तो शायद चाइना की फोर्सेस जो हैं वो भी अफगानिस्तान में भेजी जाएँ। अब मुझे ये बताएं, इसमें जो मजहबी जमातों की बात की जा रही है, जिस तरफ समी साहब इशारा कर रहे हैं, आप क्या कहते हैं? मौलाना साहब का किरदार और बाकी सारे जो मजहबी जमातें हैं और हमारे सरबराह हैं, उनका किरदार आप कितना अहम देखते हैं? देखें, तालिबान पे तो इस वक्त असर रसूख तो हमारा है और हम बहुत हद तक जो है उनको कायल हमने किया भी कि वो उनसे बैठें, बात करें। जिस तरह समी साहब ने कहा कि उनको कहा गया कि आप उनसे बात करें और अमेरिका को कहा गया कि आप उससे बात करें। हमारा एक असर, हमने मरी में उनको मिलाया भी, अफगान गवर्नमेंट को और उनको। अब वो आते हैं तो कम से कम हम ये समझते हैं कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट जो है उस तरह से मुदाखलत कम होगी, नहीं हो सकी कि जिस तरह से वो अब इस हुकूमत के उसके आज़ादाना तौर पर करते हैं। और दूसरा ये है कि तालिबान जो है उनको कन्फाइन कर देंगे डिप्लोमेटिक मिशन तक और डिप्लोमेटिक उस तक, और उनका शायद इस तरह ना हो। ये एक वो। दूसरी बात जो आपने की है कि मजहबी जमातें, देखिए मजहबी जमात का तालिबान का असर रसूख या जो JUIF जो है उनका कितना असर है ये आने वाले दिनों में, उनसे ज़्यादा मेरे ख्याल में उनका असर जो है वो JUI नज़रियाती का रहा है, क्योंकि वो ओपनली जो है तालिबान के उसको जो लड़ रहे थे तो उसको वो जहाद का नाम देते थे और कहते थे कि मुसलमानों के जहाद उन लोग ताकतों के ख़िलाफ़ जो अमेरिका और अमेरिका के परवरदा लोग हैं उनके ख़िलाफ़ ये लड़ रहा है वो, और उनके लोग लड़ते भी रहे थे। वैसे तो JUI के वो लोग जो मदरसों में वो भी जाते रहे हैं और उनकी डेड बॉडीज़ हम देखते रहे हैं कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में आते रहे, लेकिन जो वोकल वो थे वो ज़्यादा शिरानी साहब थे। शिरानी साहब ओपनली इस जहाद को फसाद कहते थे। आज भी वो कहते हैं कि अफ़गानिस्तान में शुरू से अब तक जो कुछ भी ये जहाद था ये फसाद है, मैं इसको नहीं मानता हूँ। वो उसको करने के लिए तैयार नहीं है। अब JUIS है जो समूलक ग्रुप है वो भी वही मौक़िफ़ रखती है जो आपके नज़रियाती रखते हैं। तो जमात इस्लामी ने भी अपने आप को अफ़गानिस्तान के उससे अलग कर लिया, बल्कि उनका हिकमतयार के साथ ज़्यादा नेक्सेस है और हिकमतयार के साथ ज़्यादा उनका ताल्लुक़ है। तो उनका रोल मुझे नज़र बहुत कम आता है कि उनका रोल होगा उनका तालिबान उनके साथ, लेकिन तालिबान ऐसे भी नहीं करेंगे जब हुकूमत में चले जाएंगे। इस मरतबा तालिबान बहुत मोहतात हैं। वो वहाँ पर जाकर वो आपने देखा कि वो अभी तक उन प्राइवेट मलेशिया से तो असला जमा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई कि वो किसी छावनी में घुस गए हों। वो खाद्य जो उनके इंटेलिजेंस जो NDS है उनके दफ्तर में घुस के उन्होंने कब्जा कर लिया हो, प्रेसिडेंशियल पैलेस में घुस गए हो, फॉरेन अफेयर्स में घुस गए हो, या किसी और उसमें अदारे में जाकर घुस के उन्होंने कहा हो गया भी आप क्लियर कर। ये अलबत्ता रिपोर्ट ज़रूर हैं, कुछ गवर्नर्स को उन्होंने कहा है कि आप जो हैं हथियार डाल दें, छोड़ दें, क्योंकि उनको भी पता है कि अफगान आर्मी भी इस वक्त डेडली आर्म्ड है और इतने अरसे में वो ट्रेन भी हुई है। ये दोबारा से एक उनके भी नुकसान में है और मेरे ख्याल में शायद ला हासिल ये जंग हो। पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है और ये बहुत ही खुश आइंद बात है कि चाइना जो है वो इस वक्त जो है वो काफ़ी कंसर्न है अफगानिस्तान के बारे में, और वो भी अपना किरदार अदा करेगा क्योंकि वो उतना ही रोल वहाँ अदा करना चाहता है और CPEC और यहाँ और ग्वादर पोर्ट को भी महफूज रखना चाहता है और महफूज देखना चाहता है। तो उस पर तो पाकिस्तान और वो एक पेज पे हैं कि किस तरह से हमने तालिबान को सपोर्ट करना है। वहाँ के जो एलिमेंट गवर्नमेंट में शामिल होना चाहते हैं उन जो पश्तून और एक जो पर्शियन स्पीकिंग जो नॉर्दर्न अलायंस हैं उनके इनका तसादुम ना हो, इनके दरमियान खलीज ना हो, बल्कि एक आमांगी और क्लोज हो ताकि ये एक मुल्क को दोबारा से चला सकें। 40 साल जंग बहुत है। ये एक राय जो मुझे नज़र आता है कि मजहबी एलिमेंट का इस तरह किरदार नहीं होगा और अब वो जहाद वाला सीन ख़त्म हो जाएगा। कोई जहाद वाला सीन था या जब 7 जो जमाती थे 2 साल उन्होंने हुकूमत की है डॉक्टर नजीब के इस्तीफ़े के बाद, वो तालिबान के साथ इस तरह से वो करते रहे और जहाँ से जाते रहे। मेरे ख्याल में अब इस तरह नहीं है। जी समी साहब, आपने सुना शहजादा साहब को, वो कह रहे हैं कि मजहबी जमातों का उस तरीके से इस तरह नहीं होगा किरदार जैसे पहले हुआ करता था। और एक और चीज़ उन्होंने कही कि अब तालिबान और चाइना, तालिबान बड़ा मोहतात है चीज़ों को लेके,
तो अब आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? जी समी साहब। चलिए समी साहब से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। जी राना साहब, आपसे मेरा ये सवाल होगा, उन्होंने कहा कि मजहबी जमातों का एक किरदार था, लेकिन अब इस वक्त जो सिनेरियो है उसमें वो मजहबी जमातों का किरदार नहीं है। अब जो तालिबान है वो भी बड़े मोहतात हैं, जैसे कि उन्होंने कहा वो किसी छावनी में नहीं गए, किसी चौकी में नहीं गए, और उन्होंने जिनसे भी उन्होंने असलहा लिया वो प्राइवेट फोर्सेज हैं जिनसे उन्होंने असलहा लिया है। तो आप राना साहब क्या कहते हैं इस हवाले पर? देखिए लीना, बात ये है कि ये तो एक खुली हकीकत है कि जो ही ये अमेरिकी फ़ौजों का इनखला अफ़गानिस्तान से मुकम्मल होगा, उसके बाद ये जो एक अमेरिकी पिट्ठू हुकूमत अफ़गानिस्तान में है अशरफ गनी की सूरत में, इसका बरकरार रहना नामुमकिन हो जाएगा। मैंने सुना वो भी अमेरिका जा रहे हैं। तो ये जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा अहम किरदार ही चाइना और रशिया और पाकिस्तान का होगा। अपना जो वहाँ पे अफ़गानिस्तान में देखें, जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, ख़ास तौर पे ये नार्दर्न अलायंस और तालिबान जो हैं, इनके दरमियान भी जो इख्तलाफात हैं, मेरा ख्याल उनको भी ख़त्म कराने की कोशिशें जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं, और उसमें ईरान जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है। अफ़गानिस्तान में एक मुस्तहकम हुकूमत जो है वो चाइना, रशिया, पाकिस्तान और इस पूरे रीजन के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत अहम है। तो इसलिए ये तो कोशिश पूरी होगी, लेकिन बलीना बात ये है, जहाँ तक हमारे मजहबी जमातों का ताल्लुक़ है, उसमें अब शहज़ादा साहब की मैं उस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि वो पहले वाली सूरत हाल बहरहाल नहीं रही, लेकिन कुछ मजहबी शख्सियात ऐसी ज़रूर हैं पाकिस्तान में जिनका अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा एहतराम किया जाता है, और ख़ास तौर पर अफ़गान तालिबान जो हैं वो उनका बहुत एहतराम करते हैं। तो इसलिए हुकूमत पाकिस्तान भी कोशिश करेगी कि उन मजहबी शख्सियात की जो इस हवाले से खिदमात हैं अमन के लिए, वो भी हासिल की जाए। अच्छा समी साहब, आपसे मेरा यही सवाल होगा, आपकी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी। शहजादा जुल्फ़िकार साहब ये बोलते हैं कि बेसिकली मजहबी जमातों का जो किरदार पहले था वो नहीं होगा, अब बेसिकली चाइना भी बहुत क्लियर है और तालिबान भी बहुत क्लियर है, और पाकिस्तान की जो पॉलिसी है पाकिस्तान की रियासत की वो भी बहुत क्लियर है। जी समी साहब। समी साहब की लाइन वंस अगेन फिर से ड्रॉप हो गई। अच्छा शहजादा साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अभी समी साहब ने एक और बात की, तो उन्होंने कहा था बैकडोर जो डिप्लोमेसी है या ट्रैक टू डिप्लोमेसी जो इंडिया के साथ हो रही थी, उसमें कहीं ना कहीं शायद इस हवाले से भी चीज़ें आपस में एक्सचेंज की गई होंगी, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज की गई होंगी जो बलूचिस्तान में इस वक्त इंतहा पसंद हैं उन हवालों से, और शायद कोई चीज़ें इस तरीके से पॉजिटिव हो सकती हैं और शायद ना भी हो। लेकिन एक और सवाल पैदा होता है, वो ये होता है कि जो इकोनॉमिक हेजमनी है, जहाँ पर चाइना की इकोनॉमिक हेजमनी की बात आएगी, क्या वहाँ पर इंडिया आपको कॉम्प्रोमाइज करता हुआ नजर आता है इन चीजों पर? देखिए, इंडिया कंप्रोमाइज करे या ना करे, इंडिया के बस में कुछ नहीं है। अब उसने तो अमेरिका को जो है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है, उसको जो है वो लोहे के चने चबवा दिए हैं इकोनॉमिक और फाइनेंशियल उसमें बैटल फील्ड में। अब क्या झगड़ा था इससे पहले की जो हुकूमत थी, जो बाइडेन से जो पहले की हुकूमत थी, कई दफ़ा उनके जो हैं वो आप कहें कि वर्बल स्कार्मिशेस होते रहे कि जो कुछ हम चाइना जो है एक्सपोर्ट कर रहा है हमारे मुल्क में, उसके बदले जो है वो ट्रेड बैलेंस ही नहीं है। वो रोता रहा है, अमेरिका तो इस बात पर काफ़ी मुतरस भी था, लेकिन ये हकीकत है कि पूरी दुनिया में चाइना ने ये बता दिया कि वो गरीब ममालिक में भी वही चीज़ जो है वो एक्सपोर्ट करता है, और अमीर मुल्क के लिए अलग बनाकर वो अगर $1 की बनाता है वो $20 की बना के उनके लिए भी वो करता है, और उसकी स्टैंडर्ड उसके स्टैंडर्ड में फ़र्क है, ये करता रहा है। इंडिया के की कोई वो नहीं है, इंडिया का बाकायदा जो है वो अगर इसको कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा तो क्या करे, उसको करना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा। और जहाँ तक बात जो है अभी आपने सवाल किया, देखिए अफ़गानिस्तान में तालिबान के इंटर होने से ये तो खुली बात है कि तालिबान प्रो पाकिस्तान ज़रूर है, और पाकिस्तान ने अपने ताल्लुकात उनके साथ बड़े बेहतर रखे हुए हैं। अब शायद काबुल से हमें वो बातें इस तरह सुनने को ना मिले कि जनाब हमें जो है आप डिस्टर्ब करते हैं, आप तालिबान को सपोर्ट करते हैं, आप तालिबान की वजह से हम बदनाम थे। हम सपोर्ट करते या नहीं करते हैं ये अलग बात थी, लेकिन वो शायद इंडिया को इस तरह मौका ना मिले कि जिस तरह आपने इशारा किया
कि वो एक्स फाटा जो रीजन्स हैं, एक्स ट्राइबल एरियाज़ हैं, कराची है, बलूचिस्तान में, उनको मौका मिले कि वो यहाँ मुदाखलत करें और खुली उनको वो करें। शायद उनके लिए मुमकिन ना हो, अगर मुमकिन अगर हो भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब तो वो अलग से बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, वो आराम से जो है किसी को सपोर्ट कर रहे हैं। लश्कर जंग भी वहाँ से ऑपरेट कर रहा है। बलोच जो कॉम्प्रेस ये जमातें हैं, सेपरेटिस्ट जमात, वो भी वहाँ से जो है वो मुझे ब्रेक लेनी है प्रोग्राम में। जब मैं वापस आती हूँ हम दोबारा से यही करेंगे, आपकी बात में कंप्लीट सुनूंगी और फिर अगला सवाल करूँगी। प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे जो इस वक्त सिचुएशन है बलूचिस्तान में और ओवरऑल जो रीजनल पॉलिटिक्स चल रही है, खारजा पॉलिसी जो हमारी तब्दीलियाँ आ रही हैं, उस हवाले से बात हो रही थी। अच्छा समी साहब, बेसिकली शहजादा साहब ने एक बात की थी, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है और आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, सवाल मैं आपसे वही करूँगी क्योंकि शहजादा साहब ने बात बड़ी अहम की है। उन्होंने कहा है कि बेसिकली एक वक्त था जब मजहबी जमातों की ज़रूरत थी उस तरीके से, लेकिन अब वैसे नहीं है क्योंकि तालिबान, चाइना और पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की गवर्नमेंट बहुत क्लियर है पॉलिसी को लेकर। नहीं, देखें, मजहबी जमातों की जो अहमियत है उसका आपने तय्युम जो हकायक है उससे लगना है। इस वक्त चाइना को क्या जरूरत है? देखिए, सिंकियांग में जो मजहबी जज्बात हैं उनको CIA मुसलसल मुश्तअल कर रहा है और मुसलमानों के हवाले से खबरें आती हैं, मुसलमानों में इश्तियाल फैलाया जाता है। तो अगर जमात इस्लामी और मौलाना फजलुर रहमान और इन मजहबी ग्रुप्स की जरूरत है, चाइना इनके साथ ये कि वो जो चाइना के अंदर जो खलफशार पैदा करने की कोशिश इन मजहब के नाम पर की जाती है, उसको रोकने में इन जमातों का बड़ा अहम किरदार होगा। दूसरी बात यह है कि आप जो वहां पर जो अफगानिस्तान के अंदर आप कोई एथनिसिटी की बुनियाद पर, नेशनलिज्म की बुनियाद पर कोई हुकूमत कायम नहीं करेंगे। वहां पर अगर आप हुकूमत कायम करेंगे तो वो बुनियादी तौर पर उसमें मजहबी जमातों की आपको जरूरत है ताकि वो जो एक रिलीजन का फैक्टर है उसको पॉलिटिक्स में इनकॉर्पोरेट कर सकें। आप कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के इजलास में उन्होंने कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं बुलाया, तहरीक इंसाफ के इमरान खान को बुलाया जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, और फिर उसके पास 2 मजहबी जमातें हैं। तो जब वो अपनी कम्युनिस्ट पार्टी, जब प्रेसिडेंट शी जहाँ पर खिताब कर रहे हैं वहां पर हमें 2 रिलीजियस फोर्सेस जो है ना वो नजर आ, तो ये कहना कि जी आने वाले वक्तों में मजहब का इतना रोल नहीं होगा, मजहबी का सारा रोल है। इस वक्त जो दुनिया के जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट क्या है? वो मजहब का कॉन्फ्लिक्ट है। इराक का कॉन्फ्लिक्ट क्या था? ये तालिबान जो है ये किस शरिया के नाम पर हुकूमत करने की बात कर रहे हैं। तो मजहब की जो जमातें हैं, मजहब का जो नाम है वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसी के गिर्द हर चीज घूम रही है। पाकिस्तान के अंदर ये खलफशार क्या है? ये जी वो जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, वो दूसरी चीजें हैं, ये जो सारे मामलात हैं कहीं ना कहीं इनका ताल्लुक जाके मजहब इज गोइंग टू प्ले ए वेरी डोमिनेंट रोल। और उसी के लिए ये पेशबंदी के लिए अब जो हम जो बात कर रहे हैं कि बेसिकली जो भारत जो रूम ले जाता था अब उसके पास वो नहीं है, क्योंकि अब वहां पर अफगानिस्तान में रूस नहीं है, अफगानिस्तान में अमेरिका भी नहीं होगा, अफगानिस्तान में चाइना है। और जो वो तालिबान के ग्रुप है, हकानी ग्रुप, जो पाकिस्तान के साथ जिनके ताल्लुकात बेहतर समझे जाते हैं। तो वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो, लेट्स सी हाउ इट अनफोल्ड्स। जी शहजादा साहब, ये मैं चाहूंगी कि आप इस बात का जवाब दें जिस तरफ समी साहब ने इशारा किया है। वो कहते हैं नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है, चाइना में इंटरनल स्टेबिलिटी के लिए मजहबी जमातों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके साथ साथ इस वक्त जो अफगानिस्तान में एक ओवरऑल पॉलिसी चेंज आ रहा है, उनकी गवर्नमेंट जो है वो मजहबी बुनियाद पर बन रही है, तो उसका भी एक बहुत बड़ा अहम रोल है। तो हाउ डू यू सी इट शहजादा साहब? देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि मज़हब का वो उस तरह वो ख़त्म हो जाएगा। मजहबी पार्टियों, तालिबान की, मैंने स्पेसिफिकली तालिबान की बात की है कि तालिबान की अब उस तरह असर उनका तालिबान पे नहीं है, क्योंकि अब ये कोई ना इसके बाद कोई जहाद होगा, ना इसके बाद जो है वो इम्कान ये है कि ना वो जो है इस तरह से लड़ेंगे जाके नॉर्थ के ख़िलाफ़ और कब्ज़ा करेंगे और फिर वो दावत दे देंगे पाकिस्तान से जो है उन मजहबी जमातों को कि आप भी आके लड़ना शुरू कर दें, आप भी जो है ना वो जो उनका ब्रीडिंग ग्राउंड है, जो मदरसे हैं, उनसे वो जाना शुरू करेंगे। उस तरह नहीं है कि उस तरह से होगा।
क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान को आपने देखा कि पूरे उस दौर में जब तालिबान लड़ रहे थे इस तरह से कोई उनका नेक्सस नहीं था, ना उनका दिखाई देता था। मैं फिर दोहराऊंगा कि उस पर दो पार्टियां जो हैं वो ज़्यादा जो हैं ओपनली वो कहती थी, जो अभी रिसेंटली आपने देखा कि फ़लस्तीन का मसले पर जाकर मौलाना लूनी जो थे, कादिर लूनी जो JUI नज़रियाती के हैं, उन पे सुसाइड अटेम्प्ट भी हुआ, सॉरी वो अटेम्प्ट एक्सप्लोसिव अटेम्प्ट था, वो हुआ चमन शहर में, तो उन पे वो ज़्यादा वोकल थे और प्रो तालिबान थे। इसी तरह वो मजहबी एलिमेंट जो मौलाना फजलुर रहमान के उसमें ग्रुप में थे, पार्टी में थे, चमन में जैसे मौलाना हनीफ, उनको अटेम्प्ट हुआ, उन पर उनको मार दिया गया। तो समीउल हक ग्रुप है, उनका ज़रूर उन पर असर होगा और अफगानिस्तान में कोई उनका रोल हो सकता है। मौलाना फजलुर रहमान का कोई मैं इस तरह रोल नहीं देखता हूँ। ये मेरी वजाहत थी। जी समी साहब, एनी क्वेश्चन? देखिए, शहजादा साहब जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल दूसरी बात कर रहे हैं। मैंने तो ये बात बिल्कुल डिफरेंट की है बात। देखिए, जो PTIM को खत्म करने के लिए, सिंखियांग में सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए, पूरा ये जो अफगानिस्तान है उसके अंदर चीजों को ठीक करने के लिए तालिबान जो है उनका रोल, वो ये सारे मजहबी ग्रुप्स हैं, इनकी बुनियाद चली है। अभी भी जो डिप्टी कमांडर हैं सिराजुद्दीन हक्कानी तालिबान के, उनकी जो स्टेटमेंट आ रही, उन्होंने जहां जहां पर भी वो कब्जा कर रहे हैं, जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वहां पर उन्होंने जो खवातीन के बाहर निकलने पर पाबंदी लगाई है, वहां पर उन्होंने जो स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनको बंद किया है, और अलहदा अकेली खवातीन जो है उनके ट्रैवल पर उन्होंने पाबंदी लगाई है। बहुत सारी चीजें हैं ये। मैं असल में ये इस वक्त हम मजहब पर बहस नहीं कर रहे, बेसिकली ये थोड़ा सा स्टोरी का दूसरा पहलू है। अभी जो सूरत हाल है उसमें ये है कि जो मुज़ाकरात की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो कोशिश है वो हमें नजर आ रही है कि उसका जो एक इम्पैक्ट बेहतर अंदाज में वो हालात को आगे लेके चल सकते हैं, और गालबन यही वे फॉरवर्ड है इस सारे क्राइसिस में। ठीक हो गया। अच्छा रान साहब, एक और आज की बड़ी एक अहम डेवलपमेंट थी। आज चौधरी बरादरान और जो हैं परवेज़ इलाही साहब, उनकी मुलाकात हुई है इमरान खान साहब के साथ। कोई ख़ास वजूहात देखते हैं आप इस मुलाकात की रान साहब? यही ख़ास वजह नहीं है अलीना, ये रूटीन की मुलाकात है। अच्छा, मुझे लगा सबको खुश कर रहे हैं। नहीं, देखिए वो हुकूमत के इत्तेहादी हैं। ठीक सही। वो लाहौर में चीफ मिनिस्टर से आए दिन उनकी मुलाकातें होती रहती हैं, और अब इमरान खान साहब से मिले हैं, तो जाहिर है जो हुकूमत के इत्तेहादी होते हैं उन्हें अपने मामलात के हल के लिए जो हुकूमत का सरबराह होता है उससे मिलना होता है। और जिस तरीके से चौधरी मैंने कहा शायद आसिफ अली जरदारी साहब के साथ जो राब्ते हो रहे हैं, कुछ चीजें हो रही हैं, उस हवाले से कोई परेशानी? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो है ना, के हवाले से आपको बताइए कि परेशानी रही, वजारत नहीं मिली। मेरी बात सुने, मीडिया की जो इस तरीके से क्या सरैयाँ होती हैं ना, ये 72 सालों से पाकिस्तान में चल रही हैं कोई ना कोई। आसिफ जरदारी के साथ मुलाकात का और इमरान खान के साथ चौधरी परवेज इलाही की और मोनस इलाही की मुलाकात का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक हो गया। देखिए, लोगों के आपस के ताल्लुकात, यही तो पाकिस्तान में बदकिस्मती से ये होता है कि हम कहते हैं कि अगर कोई मुखालिफ सियासी जमात से मैं चला गया तो उससे मिलना जुलना ही बंद कर दो। सियासी सोच मुख्तलिफ होना, दूसरी सियासी जमात में होना, सियासतदानों के आपस में मेल जोल को हमारा मीडिया जो है ना वो बना देता है। पता नहीं, अभी इमरान खान के भाई आसिफ जरदारी साहब तो रोज, आज भी वो कह रहे थे, वो तो अपनी गुफ्तगू, आसिफ जरदारी साहब अपोजिशन का काम है कि वो अपना चूरन बेचने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कमांडर बना दिया अपने बेटे को। लेकिन मसला ये है अलीना कि ये PTI की गवर्नमेंट और जो काफ लीग है, इनके दरमियान कम अज कम अगले आम इंतखाबात तक किसी किस्म का कोई अलहदगी का इम्कान ही नहीं है। अच्छा जी समी साहब, आप इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? ये जो सारा मैंने भी बताया कि वज़ीर आज़म की जो परवेज़ इलाही साहब से मुलाकात हुई है, और इसके अलावा एक और बड़े मज़े की चीज़ हुई है, वो ये हुई है कि मरियम औरंगज़ेब साहबा ने अपने ट्विटर के ऊपर पहले एक स्केड्यूल जारी किया जो कि AJ के इलेक्शंस के हवाले से था, जिसमें शहबाज शरीफ साहब भी शामिल थे और जिसमें मरियम साहबा भी शामिल थी। फिर उसके बाद कुछ देर के बाद वो स्केड्यूल वहाँ से हटा और नया ट्वीट आया और वहाँ पर सिर्फ मरियम नवाज़ साहिबा का स्केड्यूल मौजूद था। जी समी साहब। हाँ, देखिए, ये देखना ये है कि ये क्यों ऐसा हुआ। मरियम नवाज साहबा ने अपना रोल बना लिया और शहबाज साहब को आउट कर दिया, या शहबाज साहब ने गुस्से में ये फैसला किया कि मैं नहीं जाऊंगा, या वो फिर दोबारा अपनी सेहत का कोई
बात करेंगे कि जी मैं तो देखें कैंपेन में भी नहीं जा सका, मुझे बाहर जाना है, पाजी से मिलना है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आने वाले पत्र ये चलेगा। लेकिन एक बात तो है कि कुछ ना कुछ हो रहा है नून लीग के अंदर, मरियम और ये बात तो है साहब। वो एक यहाँ पे, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मरियम नवाज साहबा ने बिल्कुल वाज़े तौर पर कहा था 1-2 दिन पहले कि जहाँ पे शहबाज, ये हमारा फैसला है कि जहाँ पे शहबाज शरीफ जाएंगे मैं नहीं जाऊंगी, जहाँ पे शहबाज शरीफ जाएंगे और जहाँ पे मैं जाऊंगी वहाँ पे शहबाज शरीफ नहीं होंगे। फैसला हो गया उन्होंने कि उन्होंने ये मरियम ने, और उसके बाद ये जो जारी हुआ शेड्यूल कर दिया, आपने ग्रे एरियाज को क्लियर कर दिया, बात खत्म हो गई ना, इसका मतलब शहबाज उसके उनके ये कहने के बाद ये जारी हुआ था कि शहबाज शरीफ और मरियम नवाज, पहले आया कि मरियम नवाज जाएंगी, फिर आया शहबाज शरीफ और मरियम नवाज जाएंगे, अब तो आया कि मरियम नवाज जाएंगी। लेकिन मरियम ने ये बात रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है कि भाई जहां मैं जाऊंगी वहां शहबाज शरीफ नहीं होंगे। हाँ। वो उन्होंने पीडीएम के जलसे का हवाला दिया। ठीक हो गया राना साहब, आज के प्रोग्राम से हम सबको इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।